Hi, my name is Hira Shaheen. Today I am going to discuss maximization problem in which we will use simplex method to solve this problem. So here we have question max z equal to 3x1 plus 5x2 plus 4x3 subject to the constraints 2x1 plus 3x2 less than equal to 8, 2x2 plus 5x3 less than equal to 10, 3x1 plus 2x2 plus 4x3 less than equal to 15. And non-negativity constraints are x1, x2, x3 greater than equal to 0. So we have to solve it. We have to find the optimal solution. What will be the values of x1, x2, x3 and optimal solution of z. So how we will solve it? Um, Before solving this problem, you must be knowing the how to make simplex table. So if you haven't watched my previous videos of simplex method, please watch that video. Then you can understand this problem. So let's start. Here, see here it is. Three variables are given x1, x2 and x3, and in the constraints there this is less than equal to type, so we have to convert this in standard form. So we'll add slack variables for less than equal to symbol. So we'll take three slack variables because we have three constraints. So we'll add S1 in the first constraint, S2 in the second constraint, S3 in the third constraint. So you see here, it is written after adding this as x1, x2, x3, s1, s2, s3 is greater than equal to 0. Slack variables also become also is a non-negative constraint. So now we'll make first iteration table. In the first iteration table, we have basic variable column. बेसिक वेरिएबल कॉलम में फर्स्ट इटरेशन में हम लोग का जो स्लैग वेरिएबल्स होते हैं वही हम यहाँ पे लिखते हैं S1, S2, S3 एंड यहाँ पे कोफिशिएंट्स ऑफ बेसिक वेरिएबल लिखेंगे और यहाँ जो सॉल्यूशन होते हैं उसको लिखते हैं, फिर बाकी कॉलम्स लिखेंगे x1, x2, x3 और S1, S2, S3 जितने भी वेरिएबल्स हो गए उसमें जितने वेरिएबल्स पहले से हैं और जो स्लैग वेरिएबल्स है सभी को हम लोग लिखते हैं और उसके ऊपर हम सीजे जो कोफिशिएंट्स है सारे वेरिएबल्स के z इक्वेशन में उसको लिखते हैं। उसके बाद इस पूरे में हम ये जो कोफिशिएंट्स की सॉरी कंस्टेंट्स में जो वेरिएबल्स हैं आपके उनकी कोफिशिएंट्स यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट कंस्टेंट में आपका x1 का 2 कोफिशिएंट था, 2x1 था तो यहाँ 2 लिख लिए, 2 3x2 0x3 S1 हमने ऐड किया था, S2 S3 उसमें नहीं था, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी कोफिशिएंट 0 थी। उसी तरह से सेकेंड वाले इक्वेशन में आपका क्या है, x1 नहीं दिया है, x2 है 2x2 तो यहाँ पे 2 लिख दिए और यहाँ पे 5x3 और S2 हमने ऐड किया तो S2 की कोफिशिएंट 1 हो गई और S1 और S3 की कोफिशिएंट 0 हो गई। इसी तरह से यहाँ पे थर्ड वाले कंस्ट्रेंट में 3x1 2x2 प्लस 4x3 और हमने S3 ऐड किया, S1 S2 की कोफिशिएंट 0 है और जो सॉल्यूशन है वो हम लोग यहाँ पे एक्स भी में लिखते हैं। तो उसके सॉल्यूशंस आपके फर्स्ट कंस्ट्रेंट में 8 है, सेकंड में 10 है, थर्ड में 15 है, वो यहाँ लिख दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, z यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। z ऐसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, सी बी इंटू एक्स बी करके उसका समेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 0 इंटू 8 प्लस 0 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 15, तो ये क्या हो गया, z इज इक्वल टू 0। एंड जेड जे कैसे निकालते हैं, जेड जे हम कॉलम वाइज निकालते हैं। फर्स्ट टाइम हम लोग सी बी को x1 में मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर लेते हैं, सेकेंड कॉलम के लिए सी बी इंटू x2 वाले कॉलम को ऐड करके मल्टीप्लाई करके उसको सबका समेशन सम कर लेते हैं। यहाँ पे ये हम लोग कैसे करते हैं, रो वाइज करते हैं। तो जब हमको फर्स्ट कॉलम के लिए करना है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ मैं लिख के बताती हूँ आपको। जैसे ये वाला कॉलम है, अभी इस कॉलम में क्या करेंगे हम, 2 इंटू 0 प्लस
0 into 0 plus 3 into 0 प्लस, हाँ ये बस आपका 3 ही है, तो यहाँ पर हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ इक्वल टू हम लोग निकाल लेंगे, तो ये क्या है 0 आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे जेड जे 0 है। और जब हम जेड जे माइनस सी जे करेंगे यानी कि 0 माइनस 3, तो ये आपका जेड जे माइनस सी जे यहाँ पे -3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम सेकेंड कॉलम के लिए करते हैं। तो जब फर्स्ट इटरेशन हम निकालते हैं तो फर्स्ट इटरेशन में आप देखेंगे कि सारे सारे जेड जे जो है इसमें 0 आ जाएंगे। क्यों 0 आ रहे हैं? क्योंकि सीबी वाले कॉलम में सारी वैल्यूज 0 है, तो 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर से तो वो 0 ही हो जाएगा, तो इसलिए इसका सम भी आपका 0 आ रहा है। बट जब आप नेक्स्ट इटरेशन में जाते हैं तो ये वैल्यूज जो है कोफिशिएंट सीबी वाले को जो कॉलम है इसमें वैल्यूज चेंज हो जाती है, तो ये तब जेड जे आपका चेंज हो जाता है। बट यहाँ पे आपके फर्स्ट इटरेशन में जब हम लोग स्लैग वेरिएबल्स ऐड करते हैं मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम में, तो ये आपका स्लैग वेरिएबल्स ही बेसिक वेरिएबल्स बन जाते हैं और इसके कोफिशिएंट्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इसके कोफिशिएंट 0 होते हैं, तो जेड जे सबकी 0 हो जाएगी, क्योंकि हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 2, 0 इंटू 0, 0 इंटू 3 और सबको ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और जेड जे माइनस सी जे फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ ये -3 आया, इसका जेड जे हमारा 0 है, इसका सी जे 5 है, तो 0 माइनस 5 -5 हो गया। और यहाँ पे आपका जेड जे जो है 0 है और ये सी जे 4 है, तो जेड जे माइनस सी जे 4 हो गया। यहाँ पे क्या है जेड जे 0 है, यहाँ पे सी जे 0 है, तो 0 माइनस 0 हो गया। इसी तरह से ये तीनों 0 हो गए। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो आपका बेसिक वेरिएबल में जो भी बेसिक वेरिएबल वाले कॉलम में रहते हैं उसका ये जो है फर्स्ट इटरेशन में ये तो सारे 0 है ही है, ये भी 0 ही आते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। निगेटिव जेड जे माइनस सी जे हमारा जो है सबसे -5 है, तो यहाँ पे जो हम लोग चेक करते हैं कि आपका सारा जेड जे माइनस सी जे जितने भी जेड जे माइनस सी जे है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमें नेक्स्ट इटरेशन में जाना होगा। उसके लिए हमें क्या करना है, पाइवट कॉलम और पाइवट रो में फाइंड आउट करना है। तो सारे जेड जे माइनस सी जे नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं हुए, तो मोस्ट निगेटिव जेड जे माइनस सी जे कौन से है, -5 है, तो ये आपका जो है पाइवट कॉलम हो जाएगा। ओके, देन हम क्या करते हैं, रेशियो फाइंड आउट करते हैं। रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्स बी बाई एक्स के, इसको हम क्या कहेंगे, एक्स बी बाई एक्स के। यहाँ पे जो ये एक्स के है, ये जो आपका पाइवट कॉलम होता है उसकी वैल्यूज को हम लेते हैं। बट ये चीज ध्यान रखना होता है कि ये जो एक्स के है ये आपका निगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब एक्स के शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर आपका ये 0 से ग्रेटर देन नहीं है तो हम उसको हम सेल को छोड़ देंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे। तो जब हम 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2.667 आएगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, नेक्स्ट स्टेप में 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 आएगा। अब इसमें से हमको क्या करना है, मिनिमम रेशियो फाइंड आउट करना है। तो मिनिमम रेशियो इसमें है, तो ये आपका जो
रो है ये आपका पाइवट रो कहलाएगा। ये पाइवट रो हो गया। पाइवट रो हो गया तो अब आपको क्या करना है, पाइवट दोनों के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है ये इसको कहते हैं हम पाइवट एलिमेंट। तो पाइवट एलिमेंट को क्या करना है, नेक्स्ट इटरेशन में इसको हमें 1 बनाना होगा। तो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे रो को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे ये रो, सपोज ये रो 1 है, रो 2 है, ये रो 3 है। तो R1 अभी जो हमारा टेबल है इसको अगर हम ओल्ड टेबल कहें तो R1 ओल्ड डिवाइडेड बाय 3, इसको हम अपडेट कर देंगे, R1 न्यू बन जाएगा ये। तो R1 न्यू क्या हो जाएगा, R1 ओल्ड डिवाइडेड बाय 3। तो ये ऑपरेशन हम पूरे इस पूरे रो में हम परफॉर्म करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 8/3, ये 2/3, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1/3, ये 0, ये 0। अब हमें क्या करना है कि हमको ये तो हमारा 1 हो जाएगा, ये हमको 0 बनाना है, इसको हमको 0 बनाना है। ये ओल्ड वैल्यू है, ये न्यू वैल्यू होनी चाहिए नेक्स्ट इटरेशन टेबल में। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इसमें जो भी हमारा वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे कि R2 ओल्ड और R1 में जो न्यू है, R1 की न्यू वैल्यू तो 1 हो जाएगी। तो हम 2 इंटू R1 न्यू, R1 न्यू, ये हम लोग R2, इससे हम R2 न्यू की वैल्यू को अपडेट कर लें, R2 को हम अपडेट कर लें। R2 न्यू हमारे ये हो जाएगा R2 ओल्ड, ये क्या है, ये R2 लिखा है। ठीक है, R2 ओल्ड, R2 ओल्ड में 2 था और R1 न्यू में 1 है, तो ये क्या हो गया, 2 माइनस 2 इंटू R1 न्यू की क्या हो चुकी है वैल्यू 1, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0। तो ये आपका इस तरह से 0 आ जाएगा। सेम ऑपरेशन हम इसके साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो तब हमें क्या लिखना होगा, तब हम लिख सकते हैं R3 न्यू इज इक्वल टू R3 ओल्ड माइनस 2 इंटू R1 न्यू। तो यहाँ भी आपका क्या है, R3 ओल्ड में क्या था, 2 था और R1 न्यू में 1 हो चुका है। तो ये आपका 2 माइनस 2 इंटू 1 अगेन 0 बन जाएगा। तो ये जो चीजें हमें चाहिए कि आपका नेक्स्ट इटरेशन की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि ये आप वेरिएबल जो x2 वेरिएबल है नेक्स्ट इटरेशन में s1 को रिप्लेस कर देगा। क्या होगा, x2 जो है यहाँ पे नेक्स्ट इटरेशन में बेसिक वेरिएबल की इसमें आ जाएगा, वो भी कहाँ पे, s1 की प्लेस पे। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट इटरेशन में x2 है, तो आपका बेसिक वेरिएबल क्या क्या हो जाएंगे, x2, s2, s3। तो x2 वाले कॉलम में जो पाइवट एलिमेंट है उसको 1 बनाना है, इस बाकियों को 0 बनाना होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने ये ऑपरेशन किया। ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट टेबल दिखा रही हूँ कि क्या उसका वैल्यूज, पूरे पूरे टेबल का अपडेटेड वैल्यूज क्या होगा। ये हो गया, मैंने इसको क्लियर कर दिया है। ये जो चीजें मैंने अभी आपको बताया है कि वो कौन सा मिनिमम रेशियो है, पाइवट एलिमेंट क्या होगा, ये यहाँ पे बता रहे हैं। तो उसके बाद हमने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया जो मैंने अभी अभी आपको बताया, वो ये हो गया।
अब इससे हम इटरेशन 2 निकाल लेंगे। यहाँ देखिए x2 यहाँ आ चुका है, और जो हमें यहाँ पे x2 में इसको 1 बनाना था, ये 1 हो गया, ये 0, ये 0। अब बाकी सबकी भी वैल्यूज हम लोगों ने वैसे ही फाइंड आउट कर लिया। ये सारे एलिमेंट्स अपडेट हो जाएंगे। ओके, नाउ अगेन हम क्या करेंगे, z की वैल्यू निकाल लिए। z की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, 5 इंटू 8/3 प्लस 0 इंटू 14/3 प्लस 0 इंटू 29/3। तो ये दोनों तो 0 हो जाएंगे, ये वाला आपका 40/3 हो गया। तो z की वैल्यू यहाँ पे 40/3 आ गया। अब हमें देखना है कि ये जो हमारा है z 40/3 है, क्या ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं है। अभी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले zj निकालेंगे और zj माइनस cj निकालेंगे। तो zj क्या हो जाएगा आपका, हर एक कॉलम का निकालेंगे। पहले वाले कॉलम का कैसे निकालते हैं, cb इंटू x1। तो cb इंटू x1 जब करेंगे तो 5 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे कॉलम का निकाल लिए, तीसरे कॉलम का निकाल लिए। कैसे निकाले, 5 इंटू 1/3 प्लस 0 इंटू -2/3 प्लस 0 इंटू -2/3। तो ये तो 0 0 हो गया, ये वाला 5/3 हो जाएगा। और ऐसे ही हमने इन दोनों कॉलम्स का भी निकाल लिया। उसके बाद हमने क्या किया, zj माइनस cj करा। तो zj माइनस cj जब हम करेंगे, cj आपका यहाँ पे 3 है और zj 10/3 है, तो 10/3 माइनस 3 करेंगे तो ये 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि देखना है सारे zj माइनस cj ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गए। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि ये सारे के सारे पॉजिटिव होने चाहिए। zj माइनस cj, सारे zj माइनस cj, सारे zj माइनस cj अगर पॉजिटिव हो गए तो इसका मतलब है कि हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया। लेकिन आपके सारे zj माइनस cj पॉजिटिव नहीं है, ये आपका निगेटिव है, तो इसका मतलब है कि ये आपका पाइवट कॉलम हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। रेशियो फाइंड आउट करने के बाद उसमें से हम मिनिमम रेशियो निकाल लेंगे, वो आपको बताएगा कि पाइवट रो कौन सा होगा। तो जब हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, एक्स बी बाई एक्स के। यहाँ पे एक्स बी आपका 8/3 है इस रो के लिए, और इसका एक्स के यानी कि ये वाला वैल्यू क्या है, 0 है। तो 0 से हमको डिवाइड नहीं करना है, इसलिए हम लोग इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। फिर यहाँ करेंगे 14/3 डिवाइडेड बाई 5, इसको आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है आपका 0.933। नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट आप क्या करेंगे, 29/3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है 2.4167। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इन दोनों, इन सब में से आपको क्या फाइंड आउट करना है कि मिनिमम वैल्यू कौन सा है। तो मिनिमम आपका ये है, इसका मतलब क्या है कि ये पाइवट रो हो जाएगा। तो पाइवट रो आपको मिल गया और पाइवट कॉलम आपको मिल चुका है। तो इससे क्या पता चला आपको कि नेक्स्ट इटरेशन में S2 यहाँ से हट जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, x3 आ जाएगा। ये यहाँ से हट करके x3 आ जाएगा। ये नेक्स्ट इटरेशन की बात कर रहे हैं, मतलब इटरेशन 3, ये इटरेशन 2 है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इटरेशन में इसको हमको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 5 से, इस रो को हम पूरे को 5 से डिवाइड कर देंगे। तो हम R1, ये R2 है, तो R2 ओल्ड को हम इसको इसको पहले वाले वैल्यू को हम 5 से पूरे को डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, R1 न्यू। तो ये आपका 14/15 हो जाएगा। इसी तरह से सारी वैल्यूज हम निकाल लेंगे और बाकी हमको इसको इसको ये तो पहले से 0 है, इसको 0 बनाना है। तो हम ये कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू है R2 की, R2 और ये R3 ओल्ड माइनस 2 इंटू
R2 न्यू, ये हम किसमें स्टोर कर लेंगे, R3 न्यू में। तो ये क्या हो जाएगा, R3 ओल्ड पहले आपका 4 था, तो ये 4 नहीं, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 लिखेंगे, इसको मैं इधर लिख दे रही हूँ। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 हो चुका है, तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, और R3 ओल्ड में 4 था, तो ये आपका 4 माइनस 4 0, तो ये आपका 0 बन जाएगा। और यहाँ पे पहले से 0 है, तो इसको आप ऐसे छोड़ सकते हैं। इस तरह से ये आपका 0 1 0 आ जाएगा। और जब हम ये ऑपरेशन करेंगे तो ये पूरे रो पे ऑपरेशन अप्लाई होता है, जो भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे ये R3 न्यू, R3 ओल्ड माइनस R2 न्यू इंटू 4, और ये क्या है, R1 न्यू इज इक्वल टू R2 ओल्ड डिवाइडेड बाय 5। तो ये आपको ऑपरेशन इस पूरे रो पे परफॉर्म करना है, और इसका वैल्यू नेक्स्ट इटरेशन में फाइंड आउट करना है। तो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, एंड इसको क्लोज करके, ठीक है। ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये ऑपरेशंस यहाँ पे हम करेंगे, और ये नेक्स्ट टेबल हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट टेबल निकालने के बाद ये z की वैल्यू निकाल लेंगे, और zj निकालेंगे, और zj माइनस cj निकालेंगे। अगेन हम यहाँ देखते हैं कि सारे zj माइनस cj क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए या नहीं आए। तो आपके सारे zj माइनस cj यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है, तो हमें क्या करना है, इसका मतलब क्या है कि हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिला। ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिला तो हमें क्या करना है, पाइवट कॉलम फाइंड आउट करना है। मोस्ट निगेटिव zj माइनस cj जो वैल्यू होगी, वो आपके पाइवट कॉलम की वैल्यू होगी। तो ये आपका यहाँ पे मोस्ट निगेटिव वैल्यू ये -11/15 है, तो ये आपका जो है हो जाएगा पाइवट कॉलम। ठीक है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करेंगे। रेशियो फाइंड आउट करने के बाद आपको मिनिमम रेशियो उसमें से निकाल लेना है। रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्स बी बाई एक्स के। अब आपका यहाँ पे जो एक्स के है यानी पाइवट कॉलम वो x1 वाला है, x1 वाले वैल्यूज से डिवाइड करेंगे, यानी 8/3 को 2/3 से, 14/15 को -14/15 से। तो ये देखिए माइनस वाले वैल्यूज को आपको छोड़ देना है, ये देखिए यहाँ पे मैंने ब्लैंक है, और 89/15 को 41/15 से, और फिर उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू इन सब में ये वाली हो गई, तो ये आपका पाइवट रो हो गया। अब पाइवट रो मिलने के बाद आपको क्या मिल गया, ये पाइवट एलिमेंट हो गया। पाइवट एलिमेंट जैसे मिला, तो अब आपको क्या करना है कि नेक्स्ट इटरेशन में पाइवट एलिमेंट को 1 बनाना है, और जो पाइवट कॉलम है x1, ये आपको बताएगा कि ये वेरिएबल जो है अब आपका नेक्स्ट इटरेशन में बेसिक वेरिएबल में जाएगा, और वो भी किसकी जगह पे, जो पाइवट रो है उस वाले वेरिएबल को रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट इटरेशन में x1 आ जाएगा, और S3 यहाँ से हट जाएगा। बाकी इस वाले रो, पूरे रो को हमको क्या करना होगा, 41/15 से डिवाइड करना होगा, ताकि ये 1 बन जाए, और फिर हमें इसको 0, इसको 0 बना देना है। तो ऐसे हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ताकि ये 0 हो जाए। तो ये वाला हमको करने के लिए क्या करना होगा कि R3 1 बनाने के लिए R3 ओल्ड को डिवाइड कर देंगे हम, थर्ड रो है, थर्ड रो को हम डिवाइड कर देंगे 41/15 से, या फिर कहिए कि हम क्या कर दें, उसको मल्टीप्लाई कर दें 15/41 से। पूरे रो को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15/41 से। ये क्या हो जाएगा आपका R3 न्यू, ये निकल गया। अब आपको क्या करना है कि 0, इसको 0, इसको 0 बनाना है। तो इसमें हम उतने ही वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें
2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा, यानी कि R1 ओल्ड, R1 ओल्ड में 2/3 है, तो 2/3 में से अगर हमको 2/3 को मल्टीप्लाई माइनस कर देंगे तभी तो ये 0 बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2/3 मल्टीप्लाई कर दें हम R3 न्यू में, R3 न्यू तो 1 हो चुका है, इससे आपका ये जो R1 न्यू निकल जाएगा और हम R1 न्यू को अपडेट कर लेंगे। तो ये R1 ओल्ड में 2/3 था, 2/3 माइनस 2/3 इंटू 1 0 बन जाएगा और ये ऑपरेशन हम पूरे रो में परफॉर्म कर देंगे। पूरे रो में परफॉर्म करने के बाद ये वैल्यूज आपकी 0, ये भी 0 और ये 1, इसी तरह से हम कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखा रही हूँ कि कैसे हम लोग करते हैं। तो ये हम लोग इस तरह से ये वाला ऑपरेशन जो यहाँ लिखा है इनको हम लोग कर लेंगे। ये हो गया R3 के लिए, ये R1 के लिए और ये R2 के लिए, ठीक है। तो ये आपको परफॉर्म करना है, ये पूरे रो में करेंगे और रो में करने के बाद हम नेक्स्ट इटरेशन टेबल को बना लेंगे। तो इसको मैं क्लियर कर रही हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में आपको इटरेशन टेबल इसका दिखाते हैं। अब ये फोर्थ इटरेशन हो गया। फोर्थ इटरेशन में हम लोग सारे वैल्यूज को अपडेट कर लेंगे और अब देखिए आपका ये जो पिछले टेबल में था वो सब अपडेट हो चुका है और फिर हम ZJ CB आपका हर CB भी अपडेट होता है हर टेबल में। जो नया आपका यहाँ पे बेसिक वेरिएबल की कॉलम में जो भी वेरिएबल ऐड कर होता है उसके कोफिशिएंट को हम लोग यहाँ लिखते हैं और उसके बाद हम ZJ निकालते हैं और ZJ माइनस CJ निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए ZJ माइनस CJ सारे पॉजिटिव हो चुके हैं। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो चुके हैं, निगेटिव में एक भी नहीं है। तो अगर आपका यहाँ पे ZJ माइनस CJ सारे ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो चुके हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया। ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया है तो हमें क्या करना है कि यहीं पे एंड करना है और हम कहेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो Z इक्वल टू 765/41 हो जाएगा और x1 की वैल्यू हो जाएगी 89/41, x2 की वैल्यू हो जाएगी 50/41 और x3 की वैल्यू हो जाएगी 62/41, ठीक है। और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे और भी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सिंप्लेक्स मेथड। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा है और आप पसंद आ रहा है तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।